हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इन द हार्ट ऑफ द सी। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 6.9। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1850 में, जहां पर हरमन नाम का एक लेखक थॉमस नाम के आदमी के घर आता है आज से 30 साल बीती हुई एक घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए, जो कि 1820 में SS नाम का एक जहाज समुद्र में डूब गया था। जहाज डूबने के बाद क्रू मेंबर्स ने बहुत संघर्ष किया था, जिसमें से सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। उन बचे हुए लोगों में से आज की तारीख में सिर्फ थॉमस ही जिंदा था। तो हरमन, जो कि एक लेखक था, वो थॉमस से वो पूरी कहानी जानना चाहता था। हालांकि थॉमस उस कहानी को बताना नहीं चाहता, पर उसकी पत्नी कहती है कि हमें पैसों की सख्त जरूरत है। तो पत्नी के काफी कहने के बाद थॉमस हरमन को कहानी बताना शुरू करता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। और साल होता है 1820 का, जहां पर एक बंदरगाह पर बहुत सारे जहाज को दिखाया जाता है। यहाँ पर मछलियों का और बेल मछलियों के ऑयल का बहुत बड़ा व्यापार चलता है, जिस वजह से यहाँ पर ऑयल की काफी डिमांड होती है। इसलिए कंपनी के कुछ बड़े ओनर ने एक सेलर को बुलाया होता है, जिसका नाम होता है ओबेन। वो ओबेन को बोलते हैं कि हम अपने सबसे बड़े शिप, जिसका नाम SS है, उसे समुद्र में भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम शिप के फर्स्ट मेट बनकर जाओ और बेल मछलियों का ऑयल लेकर आओ। ये सुनकर ओबेन को जरा सी भी खुशी नहीं होती, क्योंकि आखिरी जर्नी के बाद उसे बताया गया था कि वो अगली जर्नी में शिप का कैप्टन बनेगा और उसे कैप्टन न बनाकर कैप्टन के बाद वाली पोजीशन दी जाती है, जिससे ओबेन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कंपनी के ओनर उसे कहते हैं कि अगली जर्नी में हम तुम्हें जरूर कैप्टन बनाएंगे और ओबेन उनसे ये बात कागज पर लिखवा लेता है। दरअसल इस बार जिसको कैप्टन बनाया गया था उसका नाम जॉर्ज होता है और कंपनी के ओनर में से एक ओनर का वो बेटा होता है। अब जहाज में जाने की तैयारी की जाती है। इस सफर में 14 साल का लड़का भी शामिल होता है, जिसका नाम थॉमस, और थॉमस वही है जो प्रेजेंट में उस राइटर को यह कहानी सुना रहा होता है। थॉमस और उसका साथी इस सफर में शामिल हो जाते हैं और SS जहाज समुद्र में निकल पड़ता है। जहाज के जब सेल्स नीचे कर रहे होते हैं, सेल्स मतलब जहाज का पर्दा, जिससे हवा टकराकर जहाज को तेज करने का काम करते हैं, उसमें से एक सेल्स अटक जाती है, जिसे नीचे करना बहुत जरूरी था। उसे देखकर ओबन बड़ी फुर्ती से ऊपर चढ़कर अपनी चाकू से रस्सी को काट कर वो सेल्स को खोल देता है, जिससे यह पता चलता है कि ओबन अपने काम में बहुत माहिर है, जबकि शिप के कैप्टन मतलब जॉर्ज के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। साथ ही वह ओबन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो शिप का पूरा चार्ज अपने हाथ में लेना चाहता है, जबकि शिप के सभी लोग जानते हैं कि ओबन कैप्टन जॉर्ज से कई गुना ज्यादा कुशल है अपने काम में। अब पूरे दिन सफर करने के बाद अगले दिन ये शिप समुद्र के बीच में पहुंच जाता है, जहां पर ओबन शिप के क्रू मेंबर्स को शिप की जो होती हैं उन्हें कम करने के लिए कहता है। लेकिन जॉर्ज जब यह सुनता है तो वह अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, अपना रोब दिखाने के लिए कहता है कि सारी सेल्स खोल दो ताकि जहाज को स्पीड मिल सके। हालांकि ओबन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जॉर्ज कहता है कि हम पहले से ही इस सफर में काफी लेट हो चुके हैं और हमें जल्दी चलना चाहिए। सारी सेल्स खोलने के बाद शिप पूरी तरह से तूफान की चपेट में आ जाता है। ये एक ऐसा बहुत बड़ा तूफान होता है जिसकी वजह से जहाज को काफी नुकसान होता है। जब ओबन ने सेल्स को कम करने को कहा था, वह सही फैसला था, लेकिन जॉर्ज ने अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, अपना रुतबा झाड़ने के लिए सारी सेल्स को खुलवा दिया था, जिस वजह से शिप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तूफान पूरी तरह से थमने के बाद जॉर्ज ओबन से कहता है कि हम जल्द ही वापस जाएंगे ताकि शिप की रिपेयर कर सकें। साथ ही वापस पहुंचने के बाद तुम एक माफीनामा लिखोगे। तुम्हें लिखना होगा कि तुमने अपने कैप्टन के आदेश नहीं माने, जिस वजह से कई लोगों की जान जा सकती थी, और मुझे तुम्हारा इस्तीफा भी चाहिए। ओबन यह सुनकर हैरान हो जाता है और वह कहता है कि सेल्स को नीचे रखने का तुम्हारा ऑर्डर था, जिस वजह से हम तूफान में फंसे थे। जॉर्ज कहता है कि मैं अपने क्रू मेंबर्स को टेस्ट कर रहा था। ओवन कहता है कि क्रू मेंबर्स का टेस्ट, वो भी तूफान में? ये एक बहुत ही गलत कैप्टनशिप है। इस बात से जॉर्ज बहुत ही बुरी तरह से भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ एक नॉर्मल से किसान के बेटे हो और कुछ नहीं। दरअसल इस समय शिप का कैप्टन होना बहुत ही बड़ी बात थी और इस बात का घमंड जॉर्ज के
अंधर होता है। ओवन खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर ये लोग खाली हाथ वापस गए तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए वो जॉर्ज को भी समझाता है। वो कहता है कि बिना तेल के वापस घर जाना आपके खानदान के शान के खिलाफ होगा। मैं भी चाहता हूँ कि ऑयल इकट्ठा करें और जल्द से जल्द वापस चले जाएं। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हमें वो काम पूरा करना होगा। और जॉर्ज उसकी बात मान लेता है। इसके बाद ये लोग समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन्हें आज समुद्र में 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने के बाद इन्हें व्हेल का एक झुंड दिखाई देता है, जहाँ पर ये अपनी बड़ी जहाज से छोटी छोटी 3 नौकाओं में समुद्र में व्हेल मछलियों का शिकार करने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं। ये यहाँ पर एक व्हेल मछली का शिकार भी कर लेते हैं। उसके बाद वह व्हेल मछली से ऑयल निकाल लेते हैं। इस व्हेल मछली के शिकार के बाद कई महीनों तक इन्हें कोई व्हेल मछली नजर नहीं आती। अब इन्हें समुद्र में लगभग 1 साल हो जाती है। ये सब अपने घर से काफी दूर हैं। अब इनके खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला है। साथ ही ओवन और जॉर्ज के बीच की जो दरार है वो भी बढ़ती जाती है। इन्हें खाने पीने का सामान चाहिए, इसीलिए ये लोग एक टापू के पास आ जाते हैं और अपना शिप रोककर छोटी नावों से टापू पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनके पास जो व्हेल मछली का ऑयल था उसका सौदा करते हैं। इस टापू पर इन्हें एक पुराना कैप्टन भी मिलता है, जो इन्हीं की तरह व्हेल ऑयल का काम किया करता था, जिसका एक हाथ नहीं होता। ओवेन और जॉर्ज उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं व्हेल कहाँ पर मिलेंगी। वो उन्हें बताता है कि आज से कई साल पहले जब मेरे पास अपना शिप था, यहाँ से 2000 मील वेस्ट में बहुत सारी व्हेल मछलियाँ हैं। वो इतनी ज्यादा हैं कि हम एक ही दिन में 3000 बैरियल ऑयल इकट्ठा कर सकते थे। 3000 बैरियल ऑयल बहुत ज्यादा होता है। जॉर्ज और ओवेन के पूरे सफर का टारगेट सिर्फ 2000 होता है। उसके बाद कैप्टन बताता है कि हम व्हेल को मारकर ऑयल इकट्ठा कर सकते थे अगर वो व्हाइट व्हेल नहीं आती। उसकी लंबाई 100 फीट से ज्यादा थी, जिसने एक ही बार में हमारी शिप को नष्ट कर डाला था। मेरे 6 लोग मारे गए थे, साथ ही मैंने अपने हाथ भी गवा दिए थे। लेकिन ओवन और जॉर्ज उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वो अपना शिप लेकर वेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और जब ये उस जहाज पर पहुंच जाते हैं जिस जहाज का पता उस कैप्टन ने बताया था, तो उसकी बात सच होती है। यहाँ पर व्हेल का एक बहुत बड़ा झुंड होता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ से एक ही दिन में ये लोग इतना तेल निकाल सकते थे कि वापस अपने घर जा सकते थे। ये सब बड़े शिप से छोटे छोटे नौकाओं में सवार होकर व्हेल मछलियों का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब ये शिकार कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक व्हाइट व्हेल आ जाती है। ये वही बड़ी सी मछली होती है जिसके बारे में उस कैप्टन ने बोला था। ये व्हेल मछली इतनी बड़ी होती है कि एक ही बार में इनकी नाव को पलट देती है। इसके बाद इनके बड़े शिप पर भी वो हमला करती है, जिसमें एक छेद हो जाता है, जिससे इनका शिप नीचे से लीक होना शुरू हो जाता है। पर ओवेन इस व्हेल मछली का शिकार करना चाहता है, इसीलिए वे अपने भाले को डबल करता है और व्हेल मछली पर निशाना लगाता है। उसका निशाना एकदम सटीक जगह पर लगता है। भाला व्हेल मछली के शरीर में गड़ जाता है। ये भाला एक रस्सी से बंधा होता है और ये विशाल व्हेल मछली लगातार समुद्र के नीचे जा रही होती है और एक पॉइंट पर आकर रस्सी खत्म हो जाती है। रस्सी का दूसरा छोर शिप के बीचम बीच में जो पोल होता है उससे बंधा होता है और बहुत ही जल्द वो पोल भी टूट जाता है और इनका पूरा शिप डैमेज हो जाता है। वो लगातार डूब रहा है। वही व्हेल मछली पर जो भाला लगा था वो निकल जाता है और अब ये सब अपनी छोटी छोटी नावों में बैठकर पानी में उतर जाते हैं और कुछ ही समय में इनका शिप पानी में डूब जाता है। अब इनके सामने एक ऐसा सफर है जिसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं होता कि ये सफर इन्हें कहाँ ले जाएगा। एक बार फिर किस्मत इनका साथ नहीं देती और समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसमें इनका एक साथी भी जख्मी हो जाता है। इन्हें समुद्र में बहते हुए पूरे 34 दिन हो जाते हैं। इनके खाने पीने का राशन भी खत्म हो चुका है। तभी इन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है और इसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये तीनों नावों को उस आइलैंड की तरफ मोड़ लेते हैं। तभी वो व्हेल मछली जिसने इनकी शिप को डुबा दिया था एक बार फिर वापस से इन पर हमला करती है और इनकी नाव को डुबा देती है। ये सब के सब बहते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं। मतलब ये लोग अब आइलैंड पर हैं। यहाँ पर पहुंचकर ये लोग फैसला करते हैं कि हम
हम दिन रात आग जलाकर रखेंगे ताकि अगर कोई शिप यहाँ से गुजरे तो आग और धुएं को देखकर उन्हें समझ में आ जाए कि यहाँ कोई फंसा हुआ है। वही ओवेन को दिखाया जाता है जो खाने की तलाश करता हुआ एक गुफा में पहुँच जाता है। वो गुफा में सब लोगों को बुलाता है और ये सब देखकर कि वहाँ पर कई कंकाल पड़े हुए हैं, मतलब पहले भी इन्हीं की तरह कुछ लोग फंसे होंगे और जिस तरह से ये लोग यहाँ मदद की उम्मीद कर रहे हैं इन्होंने भी उम्मीद की होगी, लेकिन यहाँ मदद नहीं पहुँची होगी जिसके कारण इन लोगों की मौत हो गई होगी। ओवेन और कुछ लोग डिसाइड करते हैं ये लोग अपनी नाव को रिपेयर करके यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद सभी लोग नाव को रिपेयर करके तैयार कर देते हैं। ये सब यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके कुछ लोग वापस जाने से मना कर देते हैं। इसमें ओवेन का बचपन का एक दोस्त भी होता है। ओवेन उससे कहता है मैं एक बार फिर अपने घर पहुँच जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक जहाज भेजूंगा। ये सब के सब नाव में बैठकर निकल जाते हैं। इनका सफर अभी बहुत लंबा है। बहुत ही जल्द इनका एक साथी भी मर जाता है और समुद्र के कानून के हिसाब से उसे पानी में गिरा देना चाहिए, लेकिन ओवेन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि इनका मरा हुआ साथी इन सभी को जिंदा रख सकता है और ये इन सभी के लिए खाना बन सकता है क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए इन सबको इसे खाना पड़ता है। लेकिन थॉमस जो कि सिर्फ 14 साल का है वो बहुत सदमे में आ जाता है, पर अभी भी इनकी समस्या का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है क्योंकि इनका सफर इन्हें नहीं पता कि कितना लंबा होने वाला है। धीरे धीरे इन्हें समुद्र में 70 दिन हो जाते हैं। अब ये अपना पेट भरने के लिए एक गेम खेलते हैं जिसमें हारने पर अपनी जान देने पड़ेगी ताकि वो बचे हुए लोगों का खाना बन सके। और अब जब ये गेम खेलते हैं तो शिप का कैप्टन हार जाता है और उसके कजन को कहा जाता है कि तुम्हें जॉर्ज को मारना होगा, पर वो जॉर्ज को नहीं मारता और अपने आप को गोली मार लेता है। और जॉर्ज जिसे अपने कैप्टन होने पर अपने खानदान पर बहुत घमंड था, कुदरत ने अब उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। ये कई दिनों तक समुद्र में बहते रहते हैं और फिर एक दिन वो विशाल व्हेल जिसने इनकी शिप को तहस नहस कर दिया था वो इनकी नाव के बीचम बीच में आ जाती है। ओवेन अपने भाले को उठा लेता है ताकि वो इस व्हेल को मार सके, लेकिन जब वो उसके पास से गुजरती है तो उसे उसका घाव भी दिखाई देता है जो उसने पिछली बार भाला मार के व्हेल को दिया था। वो उसकी आंखों में देखता है और कुछ पल सोचने के बाद ओवेन उस पर हमला नहीं करता। व्हेल मछली चुपचाप वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो कभी इनके पीछे नहीं आती। कुछ दिन इसी तरह समुद्र में सफर करते हुए गुजर जाते हैं। एक दिन कैप्टन जॉर्ज और ओवेन की जो नाव होती हैं वो अलग अलग दिशा में चली जाती हैं, मतलब अब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। पर बहुत ही जल्द उनके पास से एक जहाज गुजरता है और दूर से कैप्टन जॉर्ज की नाव देख लेते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओवेन की नाव पानी में बहती चली जा रही थी। ना उनके पास पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए कुछ है। वो पूरी तरह से जिंदगी की लड़ाई हार चुके थे। तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं और जब ये दूर देखते हैं तो वहाँ पर एक आइलैंड होता है जिसे देखकर ओवेन और 14 साल का थॉमस उनके अंदर उम्मीद जाग जाती है और बहुत ही जल्दी उस आइलैंड से इन दोनों को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। और 3 महीने के बाद 11 जून सन 1821 को ये अपने घर वापस पहुँच जाते हैं। ओवेन की वाइफ ओवेन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दरअसल सबने मान लिया था कि ये सब के सब मर चुके हैं। ओवेन जब इस सफर पर गया था तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। अब उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है जिसे उसने पहली बार देखा है। इसके बाद वो कंपनी जिसने ओवेन और जॉर्ज को इस सफर पर भेजा था वो इन दोनों को बुलाती है और कहती है कि बहुत ही जल्दी इंक्वायरी होगी। दरअसल इस सफर में इनके बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए इनसे पूछा जाएगा कि सफर में क्या हुआ था। कंपनी के जो ओनर होते हैं वो इन्हें कहते हैं कि तुम्हें झूठी कहानी बतानी होगी जिससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन बनी रहे इन्वेस्टर और इंश्योरेंस कंपनी के सामने। लेकिन ओवेन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। हालांकि वो उसे पैसे का लालच देते हैं पर वो कहता है कि अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। वो अपना इस्तीफा दे देता है। यहाँ पर कैप्टन जॉर्ज को इंक्वायरी के सामने बिठाया जाता है। हालांकि उसके पिता भी इन कंपनी के ओनर में से एक है, पर उसने मौत को बहुत करीब से देखा होता है, इसीलिए अब वो बदल चुका है। उन्हें अब इस बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो इंक्वायरी के सामने सच बता देता है कि
उनकी शिप को एक बहुत बड़ी व्हाइट व्हेल ने डुबाया था। वही कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर जो छोटा थॉमस था वही 14 साल का लड़का, वो ये कहानी एक राइटर को सुना रहा था। वो बताता है कि कैप्टन जो एक बार फिर समुद्र में गया उसी व्हेल मछली को पकड़ने के लिए, पर वह व्हेल उन्हें कहीं नहीं मिली और उसके बाद उन्हें जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। वही ओवेन ने अपने वादे के मुताबिक अपने दोस्त से जो वादा किया था उनके लिए एक जहाज भेजा, पर ओवेन का दोस्त मर चुका था। लेकिन उसके अलावा वहाँ दूसरे 3 लोग जिंदा थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। उसके बाद ओवेन ने अपने परिवार के साथ शहर को छोड़ दिया और वो मर्चेंट कैप्टन बना और उसने हमेशा अपने शिप को अपनी शर्त के मुताबिक चलाया। और फिर थॉमस राइटर से पूछता है कि क्या तुम ये सब कुछ लिखोगे? वो कहता है कि नहीं, मैं एक फिक्शन कहानी लिखूंगा जो कि सच्ची कहानी से इंस्पायर होगी। यहाँ पर मुझे कहानी के बीच में एक कीमती चीज मिली है, वो है करेज, यानी कि साहस। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो लड़ते हैं वो ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हरमन जो कि एक राइटर है वो चला जाता है और 1 साल में इस किताब को पूरा करता है जिसका नाम होता है नोमैडिक, जो अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको यह फिल्म कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक एंड अनलाइक जरूर करें।